नमस्कार दोस्तों। मस्तक पर दस्तक देने के लिए मैं और डॉक्टर अनिल, या मैं यानी नरेंद्र पांडे, एक बार फिर हमेशा की तरह आपके साथ उपस्थित हूँ। लेकिन आज मस्तक पर दस्तक कुछ जोर से देने की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर अनिल, जिस तरह की खबरें काफी दिनों से हो रही हैं और कल की खबर जो मीडिया में आई, पूरे दिन जो सुर्खियां बनी रही, वो कहीं ना कहीं से मस्तक पर दस्तक नहीं, अब हथौड़ा मारने की नौबत आने लगी है। पिछले 10 दिन की अगर आप न्यूज हेडलाइन को देखें तो डॉक्टर साहब, बिल्कुल जोर से हथौड़ा मारने का मन आपका भी करेगा। 10 दिनों में 16 हेडलाइन जो बनी है वो केवल रेप की रही है। ये भारत है जिसे हम भारत माता के नाम से बुलाते हैं। और भारत माता आज अब तो रो भी नहीं रही, क्योंकि शायद उसकी आंखें भी पथरा रही हैं। जब 4 साल और 5 साल के मासूम बच्चों के साथ में इस तरह की दरिंदगी होती है तो कहाँ जाए। एक समय था जब माँ अपनी बच्चियों को कहती थी कि शाम होते ही तो घर चले आना। असुरक्षा की भावना थी। फिर हमने देखा अभी कुछ दिन पहले बंगाल, पश्चिम बंगाल में देखा कि किस तरह वर्क प्लेस में घटनाएं हो रही हैं, जहां हम सेफ मानते थे कि चलो इतने सारे कलीग्स हैं, वहां सेफ होंगे, लेकिन अपने ही कलीग्स अब इस तरह के नौ अंजाम दे रहे हैं। रायगढ़ से भी, पुसौर से भी ये घटना भी सामने आई, जो कि करीबी महिला का दोस्त ही अपने 4 दोस्तों के साथ में अपनी महिला फ्रेंड का रेप कर देता है। तो ये सब चीजों को देख करके मन कहीं ना कहीं व्यथित होता है। और मुझे याद आती है, एक मशहूर एक्टर हैं, अच्छा एक्टिंग करते हैं, आशुतोष राणा, जो कि एक साहित्यकार भी हैं। और उनकी चंद लाइनें थी, अब सब आज के दिन में, समय में सोचता हूं कि उसके साथ में शुरुआत किया जाए तो मस्तक पर दस्तक देने का जो ये हमारा मुहिम है, शायद कुछ सार्थक हो पाएगा। उनकी एक पंक्तियां थी, कहते हैं कि रण की भेरी बज रही, उठो मोहन निद्रा त्यागो। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर सपूतो जागो। रावण का वध मैं कहूंगा, रावण का वध मैं स्वयं करूंगा। कहने वाले राम जगो, और कोई कौरव शेष न बचेगा। कहने वाले श्याम जगो। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मस्तक पर दस्तक देने के लिए मैं और डॉक्टर अनिल इसी कविता के साथ में आज आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अनिल जी। डेफिनेटली। जितनी न्यूज मिल रही हैं ये सब बता रही हैं मस्तक पर दस्तक को और जोर से देने की जरूरत है। सोए रहने से काम नहीं चलेगा। लेकिन मस्तक पर दस्तक का मतलब क्या है, पहले ये भी समझना होगा हमें। सबसे पहले ये समझना होगा ये जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, इनके कहीं ना कहीं पीछे विकृत मानसिकता ही है। हम्म। विकृत मानसिकता यानी फिर अगेन माइंड। माइंड की प्रॉब्लम्स है। ये जो माइंड है ना, बहुत चंचल है, बहुत पागल बंदर बन चुका है। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रही है, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग जा रही है, वो आजकल सोशल मीडिया और ना जाने कहां कहां की उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन इसमें जा रही है। और जिसकी वजह से इसके जो बिलीफ पैटर्न है, थॉट प्रोसेस है, वो भी गड़बड़ा रहे हैं। और उन्हीं का नतीजा होता है कि इस प्रकार की घटनाएं जो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये समझना होगा कि सॉल्यूशन कहाँ है। मुझे ऐसा लगता है सॉल्यूशन दो तरीके से है। पहला, लॉ एंड ऑर्डर, उसे और टाइट करना होगा, स्ट्रिक्ट करना होगा। यानी जब अपराध और अपराधी के ऊपर अपराध जब प्रूफ हो जाता है, फिर उसके बाद न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था और स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे न्याय तुरंत मिल सके। लेकिन साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते हमें भी अपने मस्तक पर दस्तक देना होगा कि हमारे आसपास तो ये घटनाएं घटित नहीं हो रही हैं कहीं, या होने का चांस तो नहीं है। तो सजग रहें, सतर्क रहें। और सजग और सतर्कता के साथ साथ अपने आसपास के जो कलीग्स हैं, अपने जो लोग हैं, उनकी देखभाल भी करें, उनके प्रति एक सिंपेथेटिक व्यू रखें। लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, ये हमारी भारत की जो लाइफ फिलॉसफी थी, विचारधारा थी, उसको फिर से जागृत करने का समय आ गया है। हमें सतर्क भी रहना होगा, सजग भी रहना होगा, और साथ ही साथ अपने आसपास के जो नियर और डियर वन है, उनकी सुरक्षा भी करनी होगी। और जो इस प्रकार की विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनसे बच के भी रहना होगा और समाज को भी बचाना होगा। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का भी एक रोल है, डेफिनेटली।
गवर्नमेंट अपना काम बखूबी कर रही है और करते भी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को और स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। और हम अपने लेवल पर क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहले पांडे जी हम ये समझें कि लाइफ की जितनी भी समस्याएं हैं उसका जो रूट कॉज है वो कहां पर है। हम्म। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि हर व्यक्ति सुबह उठना चाहता है, एक्सरसाइज करना चाहता है, लेकिन उठ नहीं पाता और एक्सरसाइज कर नहीं पाता। कुछ विरले लोग ही होते हैं जो सुबह उठकर एक्सरसाइज कर पाते हैं, राइट? बिल्कुल। यानी कहीं ना कहीं फिर अगेन माइंड साथ नहीं दे रहा है। कौन नहीं जानता आज के डेट में कि अनहेल्दी खाना बिल्कुल ठीक नहीं है, जंक फूड, फास्ट फूड, सबको पता है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सबको इंफॉर्मेशन मालूम है कि कितना हार्मफुल है इस प्रकार का जंक फूड खाना। हम्म। लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद। यानी अगेन माइंड की प्रॉब्लम। सुसाइड्स हो रहे हैं, जो लगातार सुसाइड हो रहे हैं, क्या कारण? माइंड का स्ट्रेस। बीमारियां हो रही हैं हरी बरी और करी की वजह से। झगड़े और बवाल हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोड पे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अगेन अनस्टेबल माइंड, अनकल्टिवेटेड माइंड। हम्म। क्राइम बढ़ रहा है, अनकल्टिवेटेड माइंड। यानी जो आदि काल से, वैदिक काल से ही कहा गया कि मन ही आपकी सारी समस्याओं की जड़ है और इस मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और मन को कंट्रोल करने के लिए दो प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक, अगेन वैदिक ज्ञान, वैदिक नॉलेज, वैदिक विजडम, उसे वापस लाना होगा मॉडर्न तरीके से, समझाना होगा लोगों को। दूसरी तरफ है उसका इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो हमारे वैदिक विज्ञान में कहा गया था, मन को कल्टीवेट करने का तरीका, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये चार स्टेप थे। मेडिटेशन एक वर्ड नहीं है, मेडिटेशन तो एक छोटा सा वर्ड है जो वेस्टर्न वर्ड ने अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर उसका नाम दे दिया इंग्लिश में। लेकिन इंग्लिश में उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता जिसे हम कह रहे हैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये चार स्टेप। इनके लिए कोई इंग्लिश वर्ड है भी नहीं, समाधि के लिए तो कोई इंग्लिश वर्ड भी नहीं है। तो ऐसे में अगर इन चीजों को वापस लाया जाए तो समाज को, आने वाले समाज को एक रास्ता मिल सकता है, एक विचारधारा मिल सकती है, दृष्टिकोण बदल सकता है। समझने की जरूरत है, कैसे करना होगा, हम सबको मिलकर करना होगा, गवर्नमेंट को अपने लेवल पर इन चीजों को लाना होगा, प्रॉपर वे में स्पिरिचुअलिटी को समझाना होगा, वैदिक ज्ञान को समझाना होगा। कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर हमें वैदिक विज्ञान को इनकॉर्पोरेट करना होगा। तभी तो हम जीवन के मूल्य, जीवन के प्रति सोच डेवलप कर पाएंगे। अगर जीवन के प्रति एक सोच, एक नैतिकता, एक मोरालिटी, ये सब चीजें डेवलप ही नहीं हो पाएंगी तो फिर समाज के अंदर जो ये इस प्रकार की घटनाएं हैं वो तो धीरे धीरे बढ़ ही रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न फिलॉसफी से प्रेरित कंटेंट हमें परोसा जा रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा को बना ही रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वेस्टर्न कंट्रीज की कुछ विचारधाराएं लगातार हमारे पास परोसी जा रही हैं, और आपने जो ये कहा कि वाकई हिंदी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं संस्कृत के जिनका कि अंग्रेजी में अनुवाद होता ही नहीं, अंग्रेजी में उसका मतलब ही नहीं निकलता। इसी बातों पे ले, और दोस्तों जितने भी लोग हमारे साथ में जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, हम बता दें कि ये सारी चीजों को, जो घटनाएं आसपास देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता का ही परिणाम है, विकृत मानसिकता का ही रिजल्ट है, क्योंकि हम अपने मन को सही दिशा पे ले जाने पे असमर्थ है, बेलगाम मन चल रहा है, इसकी वजह से है। और इसका जो डॉक्टर अनिल ने कहा कि वाकई इसका जो समाधान है वो हमारे वैदिक विज्ञानों में दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रत्याहार, ध्यान और समाधि की बात की है। ध्यान को मेडिटेशन नहीं कहा जा सकता, केवल मेडिटेशन एक छोटा सा उसका अंश भर है। तो दोस्तों इसीलिए हम पॉजिटिव हेल्थ जोन के साथ मिलकर के पॉजिटिव हेल्थ जोन पे हर रविवार को एक कार्यक्रम कर रहे हैं, मस्तक पर दस्तक का। यूं कहें कि ऑफलाइन सेशन होगा, अभी आप ऑनलाइन आप चर्चाएं कर रहे हैं, इसके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर में बात होगी। हर रविवार दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगा, 2 घंटे का प्रोग्राम होगा। तो हम कैसे अपने आप को, अपने परिवार और अपने समाज को सुधार सकते हैं अपने थ्रू, दूसरे की जरूरत नहीं है, इस पे हम विचार करेंगे। डॉक्टर अनिल, जो आप
इसकी बातें कर रहे हैं कि मानसिकता की वजह से और मन की वजह से हो रही है। मैं वापस इन घटनाओं की ओर ही चलूंगा क्योंकि चर्चाएं तो यहीं पे यही चलेगी और व्यतीत करने वाली बातें हैं। आदमी का जो मन है, इसको हम दोष क्यों दें? एक हम लगातार अपने घर के बच्चियों को जब समझाते थे कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, वो तो बच्ची गुड टच और बैड टच को अभी सीखने भी गई थी, उसको तो पता भी नहीं। चार यानी PP1 PP2 की बच्चियां हैं, उन्हें तो ये पता भी नहीं। और वो जगह जहां पे ये चीज सिखानी चाहिए, वहां पे ही अगर उनके साथ ऐसा कृत्य होने लगे, ऐसी घटनाएं घटने लगे, तो वाकई चिंता का विषय होता है। युवक 24 साल का है सर। आपके साथ मैं और जुड़ूंगा, थोड़ा सा मन से लेकर के मैं चक्र की ओर आऊंगा, चक्र की बातें करूंगा। आप हमेशा कहते हैं कि जो एनर्जी है, और हम क्यों सारे लोग कहते हैं कि जो एनर्जी है, वो एनर्जी मूलतः दो भागों में केंद्रित होती है। वो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान का चक्र होता है, जो जननांगों का चक्र होता है, रिप्रोडक्टिव का चक्र होता है। और जो ये समय होता है 18 से 25 साल 26 साल का, इस समय पे जो ये एनर्जी होती है, यौन ऊर्जाएं जो होती हैं, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, बहुत हाई लेवल पे होती है। हमारे वैदिक विज्ञान में कहा जाता है कि सेक्सुअल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है, और भौतिक विज्ञान भी कहता है कि एनर्जी को केवल चेंज किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। डॉक्टर अनिल, इस तरह की जो घटनाएं अगर आप देखें, चाहे जितने भी क्राइम हो रहे हैं, ये किसी मूल वजह से हो रही है। एनर्जी का रैंडम होना, एनर्जी का व्यवस्थित ना होने की वजह से हो रही है। तो आपके पिटारे में इन लोगों के लिए कोई समाधान? देखिए, समाधान तो हम सबको मिलकर सोचना होगा, क्योंकि ये इस प्रकार की घटनाएं इशारा कर रही हैं कि कुछ हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है सोसाइटी में। लेकिन होगा कैसे, लाएंगे कैसे? अगर मैं कहूं कि जो हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं, वो हमें कैरियर बनाने में, प्रोफेशन चूज करने में, पैसा कमाने में डेफिनेटली मदद कर रही है। लेकिन क्या उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें लाइफ को कैसे जीना है, और लाइफ का एक सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, लाइफ के प्रति एक सही समझ क्या होनी चाहिए, क्या वो चीजें भी उसमें पढ़ाई जाती हैं? ये हमें सोचना होगा। क्योंकि जो एक बच्चा कल टीनेज बनेगा, कल एक युवा बनेगा, और फिर युवा होकर वो आगे अपने देश के विकास के अंदर सहयोग करेगा, उसके अंदर मोरालिटी, एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ के प्रति समझ और सोच, और सही डायरेक्शन में जिंदगी को ले जाने की एक काबिलियत, वो भी तो होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो वेस्टर्न कल्चर पर आधारित था। जो अंग्रेजी सिस्टम लाया गया, उसके अंदर केवल और केवल क्या रह गया? प्रोफेशनलिज्म, कैरियर ओरिएंटेड। मुझे नहीं पता आजकल के स्कूलों के अंदर मॉरल एजुकेशन एक सब्जेक्ट है या नहीं है। हमारे टाइम में तो होता था, याद है ना पांडे जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो केवल मॉरल एजुकेशन ही नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक सब्जेक्ट, मैं अंग्रेजी विचारधारा का विरोधी नहीं हूं, मैं वेस्टर्न कल्चर का या प्रोग्रेस का बिल्कुल अपोज नहीं कर रहा हूं। साइंटिफिक सोच, कैरियर ओरिएंटेड लाइफ की एजुकेशन जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो, हम इतने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, इतने सारे सब्जेक्ट्स हो गए, और आज तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी इतने हो गए हैं कि बच्चा ओवरलोडेड हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं उनमें से सोचा जाए कि कौन से सब्जेक्ट जरूरी हैं, और क्या एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो रियल में लाइफ के प्रति एक सही सोच डेवलप करे, जीवन को जीने का तरीका सिखाए, और जीवन को जीने के तरीके के साथ साथ हमें एक मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी भी सिखाए। मैं अपनी बात कहूं, अगर मैंने भी इसी वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर में एजुकेशन लिया, स्कूलिंग, कॉलेजिंग, और उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है। वो चीजें जो मेरी सोल तलाश रही है, हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, what is the purpose of life, what is the meaning of life, what is the accurate lifestyle, what is the accurate mind setting, जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, कैसे जीवन को जीना चाहिए, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, हेल्दी कैसे रहा जाए, फिजिकल फिटनेस क्या होती है,
मेंटल फिटनेस क्या होती है, माइंड का एक एटीट्यूड क्लियर क्या होना चाहिए, ये सारी बातें जो मुझे स्कूल कॉलेज में सीखनी चाहिए थी नहीं मिली। और नतीजा ये हुआ कि ये चीजों को जानने के लिए मैं इधर उधर कभी बुक्स पढ़ रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, और साथ ही साथ दोस्तों से, मीडिया से चीजों को सर्च कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, उससे रिलेटेड कंटेंट, उससे रिलेटेड चीजें, वो भी तो एक्सपोजर हुआ ना मुझे भी। और कहीं ना कहीं वो चीजें ज्यादा हावी हैं, हम्म। और उसके अंदर एक खिंचाव है, एक डिस्ट्रैक्शंस हैं, एक भटकाव है जिंदगी का। और वो सारी चीजें लाइफ को अनहेल्दी, मैंने अनहेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया मेडिकल कॉलेज में जाकर। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये जो लाइफस्टाइल है वो गड़बड़ है। लेकिन ये मुझे समझने में 5 साल लग गए ना कि मेरा लाइफस्टाइल गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं थी कि सही लाइफस्टाइल क्या होता है। एक डॉक्टर होने के बावजूद बुक्स के अंदर ये जरूर कहा जाता था कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं करना है, बट व्हाट इज द हेल्दी लाइफस्टाइल, ये किसी बुक में नहीं पढ़ाया गया। फिर मैंने जब आयुर्वेद को पढ़ना शुरू किया और आयुर्वेद में प्रकृति विकृति के विज्ञान को पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि हर पर्सन एक यूनिक साइकोसोमैटिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा होता है, और उसके अनुसार उसका संविधान लिखा जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसे अपनी जीवन को कैसे जीना है, ये उसके बाय बर्थ डिसाइड हो जाता है। लेकिन जब तक वो 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का होता है, तब तक वो अपनी जीवन के संविधान को बिगाड़ चुका होता है, और बिगाड़ने में बहुत सारी चीजें हैं। और फिर उसे समझ ही नहीं आता कि सही रास्ता क्या है। मैंने तो अपना रास्ता खोजा, ढूंढा, पीएचडी किया वैदिक विज्ञान में, बहुत सारी साइंसेस को स्टडी किया, बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारी बुक्स पढ़ी। लेकिन क्या हर बच्चा इतना कर पाएगा? क्या उसके पास इतना समय है? क्या उसका इतना इंटरेस्ट है? नहीं। कितना अच्छा होता कि अगर स्कूल में मुझे भी एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता बचपन से लेकर 12th तक। और ये सारी चीजें जो मुझे मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद समझ में आई, शायद 12th तक ही समझ में आ जाए। मैं वापस कह रहा हूं, वैदिक विज्ञान, लाइफस्टाइल और लाइफ फिलॉसफी, ये दोनों का सॉल्यूशन है। लेकिन वैदिक विज्ञान को मॉडर्न वे में, साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में, और इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल वे में लाना होगा। साइंटिफिक, लॉजिकल, मॉडर्न, प्रैक्टिकल वे में लाना होगा। ऐसा नहीं कि हम केवल बातें ही बातें करें। बच्चे को समझ में आना चाहिए कि क्या बातें बोली जा रही हैं, उसे लॉजिकली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करवाना होगा। और जब बच्चे का जो पीरियड होता है, जब बच्चा 5th क्लास से लेकर 12th क्लास के बीच में होता है, तो वो धीरे धीरे सारी चीजें जब इंप्लीमेंट कर लेगा। मुझे याद है बचपन में मैंने सूर्य नमस्कार सीखे थे, संघ की शाखा में, आरएसएस की शाखा में मैं जाता था। उस दौरान मैंने क्या सीखा? सूर्य नमस्कार सीखा, और आज तक वो सूर्य नमस्कार मुझे याद है और मैं करता हूं। वो एक अच्छी हैबिट जो बचपन में पड़ी, आज तक मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है उस वजह से। शायद वो सारी आदतें, आप भी अगर इस बात को एग्री करेंगे कि जो आपने वो एक हेल्दी हैबिट बचपन से अगर अडॉप्ट करके रखी है, उसकी वजह से आप बहुत सारी मेंटल बीमारियों से, फिजिकल बीमारियों से बच के रह पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी गलत आदत भी तो हमें डेवलप हुई बचपन में, और एक गलत आदत भी आज कई परेशानियों का सबब बनी हुई है। ये सोचने का समय है, हमें वापस सोचना होगा, क्योंकि जिस वेस्टर्न फिलॉसफी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड परेशान हो चुका है इस फिलॉसफी से। वहां बीमारियां, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज, और लड़ाई झगड़े, युद्ध इतनी ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं। मतलब वो फिलॉसफी जब उसे हेल्प नहीं कर पा रही है, तो हमारी कंट्री को कैसे हेल्प करेगी? चाइना जैसा देश, उसने अपने आप को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया है। उसकी अपनी फिलॉसफी, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी सब चीजें, बाहरी दुनिया का वो इंटरफेरेंस नहीं मांगता है। तो हमें तो, हमारे पास तो भरपूर खजाना है हमारी संस्कृति का, सभ्यता का। लेकिन केवल संस्कृति सभ्यता ये वर्ड बोलने से नहीं होगा, इसे प्रैक्टिकल वे में एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाना होगा, और बनाकर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना होगा। शायद एक फिजिकल बॉडी, फिट फिजिकल बॉडी, और एक राइट माइंडसेट, एक्यूरेट माइंडसेट हम डेवलप कर पाए। बिल्कुल। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने 4 पिलर की बात कर दी यहाँ पे, क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं वो मानसिक रूप से हैं। और आपके साथ जो भी घटनाएं हो रही, चाहे वो प्रॉब्लम हो या खुशी का माहौल हो, ये भी कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता की वजह से ही आती है। 4 पिलर का नाम दिया कि आज की डेट में हमें वैदिक विज्ञान को लेना होगा, जो कि साइंटिफिक होना चाहिए, जो लॉजिकल हो, जो मॉडर्न भी हो, और प्रैक्टिकल भी हो। आपको भी समझने की आवश्यकता होगी।
तो जब आप समझेंगे तभी आपके बच्चे समझेंगे। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अब प्रति रविवार दोपहर को 12 बजे से हम एक कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, मेरी असफलता का दोषी कौन। ये सबके साथ है, कोई भी अपने आप को सफल नहीं कह सकता। इसलिए हमने ये टॉपिक चुना है मस्तक पर दस्तक देने के लिए, मेरी असफलता का दोषी कौन। और इस पे हम प्रमुख 3 से 4 बातों पे ही बात करेंगे। जब फर्स्ट होगा मेंटल क्लियरिटी के ऊपर में। बहुत से लोगों के साथ ये परेशानियां होंगी, वह अपनी क्लियरिटी ही नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है, किस ओर जाना है। तो मेंटल क्लियरिटी के ऊपर में बात होगी फ्यूचर प्लानिंग पे। हम अपनी फ्यूचर को लेके जब भी बात करते हैं तो कुछ इंश्योरेंस और फिक्स डिपॉजिट, एसआईपी आदि की बात करते हैं। बाकी चीज की हमारी प्लानिंग ही नहीं है। शादी हो गई, बच्चे हो गए, स्कूल जाना जा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे देखा जाएगा, और हम ऐसी ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। नौकरी जो मिलेगी कर लेंगे, किसी के पास में कोई क्लैरिटी नहीं और ना ही कोई फ्यूचर की प्लानिंग होती है। तो फ्यूचर प्लानिंग केवल पैसे से नहीं है दोस्तों की मकान और गाड़ी खरीदनी है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए जरूरत है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे ले जाना है। तो हम दूसरे पिलर पे बात करेंगे इस सेशन पे, ये होगा फ्यूचर प्लानिंग की। और तीसरा जो मुख्य रूप से बात होगी वो होगा गोल गेटिंग के ऊपर में। और गोल गेटिंग से पहले महत्वपूर्ण होता है गोल को सेट करना। लोग प्लानिंग तो कर लेंगे लेकिन लोगों को अपना गोल बनाना नहीं आता है, और गोल बनाने के पश्चात उसे प्राप्त कैसे करना, अगर एक मैप भी बना लिया तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, चलना कैसे है, ये भी लोगों को पता नहीं। तो यह पूरी सेशन होगी, हम इसके लिए प्लान कर रहे हैं। आप लोग से निवेदन है, आपको जो भी लगे कि हमें इसमें जुड़ना चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर आपके पास में पहुंच जाएगा, आप उनसे जरूर संपर्क करेंगे। डॉक्टर साहब थोड़ी सी बातें करेंगे कि ये जो प्रोग्राम अपन लेकर के आ रहे हैं, मेरी असफलता का दोषी कौन, और 4 मुख्य पिलर होंगे मेंटल क्लैरिटी, फ्यूचर प्लानिंग, गोल सेटिंग एंड गोल गेटिंग। थोड़ी सी भूमिका इसके ऊपर में। पांडे जी, मुझे तो समझ में आया, और मैंने जितनी नॉलेज ली उस नॉलेज को लेकर अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लोगों को देना शुरू किया। हमने पॉजिटिव हेल्थ जोन की जो स्थापना थी वो इसीलिए की थी कि ये सब वैदिक नॉलेज को प्रैक्टिकल वे में, साइंटिफिक वे में लोगों तक पहुंचाया जा सके। और सबसे बड़ी जरूरत खुद के लिए तो है ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए है। मैं अगर अपने बच्चे की बात करूं तो मैंने अपने बच्चे को ये सारी चीजें सिखाई। हेल्दी लाइफस्टाइल, वैदिक विज्ञान, एनएलपी, माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड को फोकस कैसे करना है, कल्टीवेट कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है। ये सारी नॉलेज केवल ज्ञान की तरह नहीं, उसे लॉजिकल वे में, साइंटिफिक वे में उसके साथ डिस्कशन करता हूं। जो बात उसे समझ में आती है, जो बात वो लॉजिकली एक्सेप्ट करता है, फिर उसे वो इंप्लीमेंट करके देखता है, और इंप्लीमेंट करने के बाद जब उसे रिजल्ट मिलता है तो डेफिनेटली उसे अडॉप्ट करता है। हम्म। तो ये सारी चीजों को आज की डेट में सबसे बड़ी जरूरत है, और ये जरूरत हमें अंदर में महसूस हो रही है लेकिन हम इसे फील नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। मतलब अंदर में महसूस हो रही है कि कुछ मिसिंग है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि हाँ क्या चीज मिसिंग है और सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। ये है राइट नॉलेज। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही अध्याय में एक बहुत बड़ी बात कही, रॉन्ग थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। गलत सोच ही सारी समस्याओं की जड़ है, और गलत सोच माइंड से आती है। दूसरे ही अध्याय में सॉल्यूशन भी दिया, राइट नॉलेज इज द ओनली सॉल्यूशन। सही नॉलेज ही सारी समस्याओं का समाधान है। अब ये जो सही नॉलेज है ये मिलेगी कहाँ? क्या ये नेटफ्लिक्स पर मिलेगी? क्या ये प्राइम वीडियो पर मिलेगी? क्या ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी? क्या ये किसी अन्य न्यूज चैनल पर मिलेगी? ये सोचने की जरूरत है। और अगर मिलेगी वहां पर तो कितने सारी जगह पर जाएं और कहां से क्या लें? भरमार है इंफॉर्मेशन की। तो ऐसे में हमने क्वांटम वेदा शुरू किया पॉजिटिव हेल्थ जोन में। क्वांटम वेदा एक ऐसा उपक्रम है जहां पर हम वैदिक विज्ञान को साइंटिफिक, प्रैक्टिकल, लॉजिकल वे में, इंप्लीमेंटेबल वे में लेकर आ रहे हैं लोगों की हेल्प करने में, खुद की, बच्चों की। और वहां पर हमारी डिवाइसेस भी हैं जिसके द्वारा आप अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को समझिए। पर्सनैलिटी ग्रुप, आप कौन से पर्सनैलिटी ग्रुप में बिलोंग करते हैं, आपका बॉडी टाइप क्या है, माइंड टाइप क्या है, सोल टाइप क्या है। तीनों टाइप, बॉडी टाइप, माइंड टाइप, सोल टाइप। फिर आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, आपका खुद का संविधान, जैसे देश का संविधान है खुद का भी एक संविधान होना चाहिए। आपके हम्म। डू एंड डोंट्स क्या है, आपका पर्सनलाइज, कस्टमाइज डाइट प्लान, लाइफस्टाइल प्लान क्या है, आपको
क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है, आपके बिहेवियर में क्या मॉडिफिकेशंस लाने हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज की तलाश है और कौन से डेंजर आपके सामने हो सकते हैं, ये सारा पर्सनल ऑडिट करवाया जाता है। और करवाने के बाद सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा पर लेकर चलते हैं, और सेल्फ डिस्कवरी में वो पर्सन अपने आप को बेहतर वे में समझता है। और नोइंग योर सेल्फ, नोइंग अवर सेल्फ, या नोइंग दाई सेल्फ इज द हाईएस्ट विजडम। खुद को जानना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, महात्मा बुद्ध ने भी कहा। और आज हम बुद्धू बनाए जा रहे हैं, और ये बुद्धू से बुद्ध की यात्रा है। इस यात्रा पर स्वागत है आपका। मैं कहूंगा आप आइए, जुड़िए, समझिए, क्योंकि हर चीज के लिए एक समय की जरूरत होती है। हम केवल समय आपसे कह रहे हैं, और थोड़ी देर माइंड को शांत करके समझिए एक्चुअल में किन चीजों की जरूरत है अपनी और अपनी फैमिली को डायरेक्शन देने की। बहुत सारी फैमिलीज जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनको बाद में समझ में आया कि काश ये चीजें बचपन से मिल गई होती। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल जी, जो बातें आप कह रहे हैं उससे मुझे चंद लाइनें याद आती हैं कि हर समय खुशी मिले ये संभव तो नहीं, हर समय खुशी मिले ये संभव तो नहीं, और 24 घंटे साथ रहे ये भी संभव नहीं। लेकिन जब मन भटक जाए उसे शांति और खुशी की स्थिति में पुनः लौटा ले। मन में यदि नकारात्मक विचार आ रहे हो तो उन्हें महसूस करें, लेकिन फिर से अपनी मूल अवस्था यानी कि शांति वाली खुशी वाली अवस्था में लौट आए। यार दुनिया को तो बहुत चकमा दिया है आपने, यानी दुनिया को तो बहुत चकमा दिया है आपने, कभी तो अपने मन को भी चकमा दे दीजिए। असली ही ना सही नकली मुस्कान ही दे दीजिए। ये मन है दोस्त, असली और नकली में फर्क नहीं समझता, मगर आपकी हर बातों को ये भली भांति है समझता। फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि मुस्कुराने से कुछ हार्मोन निकलते हैं जिससे आपका मूड बेहतर होता है, तनाव कम हो सकता है। फिर क्यों न जरा मुस्कुरा ही लिया जाए। तो दीजिए अपने मस्तक पर दस्तक, क्योंकि सब कुछ ठीक यहीं से होना है। बरसात का मौसम आ चुका है डॉक्टर अनिल, और लोगों ने सावन में भींग भी लिया, और कुछ दिन बाद अब जन्माष्टमी का त्योहार भी आएगा। माखन खाएंगे लोग, कान्हा के साथ झूला झूलेंगे। लेकिन दोस्त, इसी मौसम में शिकायतें भी बहुत करते हो आप कि आपके शरीर के हिस्से में कई जगहों पे दर्द होता है। और ये कॉमन शिकायत ही शायद थी, जब मीठे पकवान खा लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको खाना ना पचने की, गैस बनने की और पेट ना साफ होने की समस्याएं लेकर के भी आप डॉक्टरों के और अस्पतालों के चक्कर काटते हो। इलाज वहां नहीं है, इलाज है आयुर्वेद के पास में। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि ये पर्टिकुलर मौसम में आपके शरीर का जो वात है वो बिगड़ चुका है। और जब ये वात बिगड़ता है तो अपने दो पड़ोसी पित्त और कफ को भी बिगाड़ देता है, और इससे ये सारी बीमारियां आपके पास आने लगती है। अगर आप दवाइयां ले लेते हो, चाहे वो आयुर्वेद की जड़ी बूटी हो या एलोपैथ की गोलियां या होम्योपैथ की छोटी छोटी मीठी वाली गोलियां, ये सब उस रोग को दबा सकती हैं, कम कर सकती हैं, लेकिन मूल से खत्म नहीं करती। क्योंकि आपको तो निकालना वात पित्त और कफ को है, जो प्रदूषित होकर के, जो दूषित होकर, जो गंदा होकर शरीर के अंदर में प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। उसके लिए आयुर्वेद कहता है कि आपको बॉडी का डिटॉक्स कराना चाहिए, और बॉडी डिटॉक्स कराने से आपके वात जो है वो बाहर हो जाएंगे। बॉडी डिटॉक्स में आपके लिए जरूरी है बस्ती नामक एक क्रिया कराई जाती है। बस्ती आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। और बस्ती से पहले अगर आपको ट्रीटमेंट का, अच्छा बस्ती का फायदा लेना है, तो आपको अभ्यंगम यानी कि मसाज का तरीका लेना पड़ेगा, जो कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा होगा। और साथ ही साथ में आपको लेना होगा स्टीम, ताकि स्वेदन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से आपका वात पित्त और कफ तीनों बाहर आने लगे। इसके लिए हम आपको बुला रहे हैं। बेहतर तरीका क्या होगा दोस्तों, तो अगर आप सर्च करोगे, मैं नहीं कह रहा, गूगल पे जाओ, गूगल बड़े ज्ञानवान व्यक्ति हैं, आप उनको सर्च करेंगे तो बताएंगे कि भारत में केरला एक जगह ऐसी है जहां पे इसका सही इलाज होता है, और वहां के जो थेरेपिस्ट होते हैं वो बेहतरीन होते हैं, और वहां की जो जड़ी बूटी और दवाइयां उपयोग में होती हैं वो बेहतर होती है। अब आपको केरल तो जाते बनेगा नहीं सबको, इसलिए डॉक्टर अनिल और हमने मिल करके आपके लिए पॉजिटिव हेल्थ जोन भी व्यवस्था कर रखी है। वहां पे केरल के थेरेपिस्ट है, और केरल के ही कुछ विशेष औषधालयों की हम वहां पे दवाई मंगाते हैं, जिनके माध्यम से आपका ये नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट होता है। और सबसे खास बात, हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर है। कोई जन्मजात पित्त का होता है, कोई जन्मजात कफ का होता है, कोई जन्मजात वात का होता है।
तो सबके लिए एक ही प्रकार का ट्रीटमेंट संभव नहीं है मित्र। इसलिए उस जगह पे कुछ क्वांटम डिवाइसेस रखी गई हैं जिनके माध्यम से आपका पर्सनलाइज कस्टमाइज प्लान किया जाता है आपके मूल प्रकृति के हिसाब से वात पित्त कफ को देखते हुए। साथ ही साथ में उसके अनुसार दवाई दी जाती है। और खास बात है, उससे कस्टमाइज और पर्सनलाइज आपका डे रूटीन बनाया जाता है और डाइट प्लान किया जाता है। सुन लिया ना? तो देर काहे कर रहे हो भाई, बुक कर लो। क्योंकि एक दिन में हम 10 के ऊपर लोगों को ये थेरेपी नहीं दे सकते हैं, लिमिटेड है। विलंब मत करिए, ऐसा ना हो कि बरसात बीत जाए और आप दर्द दर्द से कराते रहे और फिर हम कहें कि जब पांडे जी, चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या फायदा। जी डॉक्टर पांडे अनिल। जी, ये जो केरला पंचकर्म आयुर्वेदा सेंटर है, इसको मैं क्यों स्टार्ट किया, हाँ इसकी जी, थोड़ी सी कहानी बताना चाहूंगा। बिल्कुल। ये मैं दूसरों के लिए लाया हूं, अपने लिए लाया हूँ। क्योंकि मैं जब केरल गया, मैंने वहाँ पंचकर्म करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार केरल तो हर बार नहीं आया जा सकता ऐसे 15-15 दिनों के लिए, कितना अच्छा हो कि मैं इसको अपने घर में ही ले आऊं। हम्म। तो मैंने वहाँ एक डॉक्टर और एक थेरेपिस्ट को बात किया और वो आने के लिए तैयार हो। और ये सेंटर की शुरुआत इसी तरीके से हुई थी। मैं केवल इसको अपने लिए लाया था कि हर 6 महीने में मैं अपना डिटॉक्स करवाते रहूं। अब जब मैं करवाऊंगा तो सारे टाइम बाकी खाली तो बैठेंगे, तो मेरी फैमिली, मेरे नियर डियर वंस को मैंने बताना शुरू किया। और ये नियर डियर वंस जो खास लोग हैं, जो मेरी बात को समझते हैं, उन्होंने थेरेपी लेना शुरू किया और उनके फीडबैक बहुत जबरदस्त आए। और इसीलिए अब ये छोटा सा सेंटर है हमारा, 2 थेरेपिस्ट, प्यार सेंटर है, यूनिक सेंटर है। और ये दिन भर बिजी है क्योंकि हम बहुत ज्यादा थेरेपी लेते ही नहीं है। मेरे नियर डियर वंस ही इसमें आते हैं, और वो खास लोग जो अपने आप को स्पेशल समझते हैं, जिन्हें पता है कि माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी लोगों के लिए नहीं है ये। दूसरी बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये डिटॉक्स तो एक फालतू का नाम है, डिटॉक्स विटॉक्स कुछ होता नहीं है बॉडी का, इसकी जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है डिटॉक्स करने की? ये आपने जबरदस्ती मार्केटिंग की एक स्पीच बना दी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, डिटॉक्स डिटॉक्स का मतलब होता है कि जो कबाड़ इकट्ठा हो गया उसे हटाना और वापस सुव्यवस्थित करना चीजों को, क्लटर, राइट। तो डिटॉक्स हर चीज को जरूरत पड़ता है। घर को सफाई की जरूरत पड़ती है, डेली हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के घर में झाड़ू पोछा होता है, चीजों को व्यवस्थित करके अगले दिन के लिए तैयार करते हैं। एक अलमीरा, उसको भी डिटॉक्स करने की, डीक्लटर करने की जरूरत पड़ती है, सुव्यवस्थित करने की जरूरत पड़ती है। एक कंप्यूटर, लैपटॉप हर 2-3 महीने में भर जाता है, उसके अंदर से आलतू फालतू चीजें, और आप ऐप भी डाउनलोड करते हैं। इसी प्रकार से कोई भी मशीन हो, जूसर मिक्सर ग्राइंडर हो, बाइक हो, या आपकी फोर व्हीलर हो, सभी को एक सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। तो जब सबको सर्विसिंग और डिटॉक्स की जरूरत पड़ रही है, तो इस बॉडी को क्यों नहीं? हम्म। 60 ट्रिलियन सेल्स की ये ब्यूटीफुल मशीन, 100 बिलियन न्यूरॉन का ये ब्यूटीफुल कंप्यूटर, और माइंड का सॉफ्टवेयर, इन तीनों को डिटॉक्स की जरूरत पड़ेगी। ये जो आलतू फालतू यहाँ मेमोरी इकट्ठी हो जाती है, आलतू फालतू बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, बैड मेमोरी, बैड, तो हम यहाँ पर हमारे पॉजिटिव वर्जन में बॉडी डिटॉक्स बाय केरला आयुर्वेदा, रिजुविनेशन बाय नेचुरोपैथी क्रियास, देन माइंड डिटॉक्स, ब्रेन एंड माइंड डिटॉक्स विद एनएलपी, एंड एनर्जी रीबैलेंसिंग विद साइकोन्यूरोबिक प्रोग्रामिंग। अब ये बड़े बड़े वर्ड सुन के आपको लग रहा होगा कि ये क्या है। तो ये वर्ड्स क्या हैं, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, वेबसाइट पर चलिए, और मैं कहूंगा मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। बिल्कुल। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। दोस्तों, मेलोडी का प्रचार नहीं है, प्रचार आप ज्ञान आपके लिए है। बस कुछ प्रश्नों के साथ आपको छोड़ूंगा, उत्तर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बड़े सिली से क्वेश्चंस हैं, मजाक भरे भी हैं, क्योंकि यहां से हम आगे की बात करेंगे कल की। आप जरा मुझे ये बताओ कि आप रोज नहाते क्यों हो? उत्तर दीजिएगा। आप रोज ब्रश क्यों करते हो? आपके प्रश्न का इंतजार है मुझको। तीसरा, आप बहुत से लोग जब सवेरे उठते हैं तो आपका जो नेबल एरिया, नाभि, वहां से कुछ रुई जैसा निकलता है। कभी सोचा ये क्यों निकलता है? सोचिए। दीजिए मस्तक पर दस्तक। मैं और अनिल कल मिलेंगे फिर सुबह 10:15 बजे आप सबके साथ में। ये प्रश्नों का उत्तर अगर आपको मिल जाए तो दे दीजिएगा, और नहीं मिला है तो लिख भेजिए कि उत्तर नहीं पता है, ताकि मैं और अनिल आप दोनों के मस्तक को थोड़ा हिला सके और इसके उत्तर ला सके, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आपके स्वास्थ्य से। सो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ में हम सोचते हैं कि
हमारे मस्तक पर दस्तक देने का मुहिम यूं ही चालू रहे और हमारे आसपास जो भी विकृतियां फैल रही हैं, ईश्वर करे वो दूर हो सके। एक बार फिर से राम के आने की आवश्यकता, एक बार कृष्ण की आने की आवश्यकता। गुंजन तो होगी जन्माष्टमी को, लेकिन आपको ही राम बनना होगा और आपको ही कृष्ण बनना होगा, ही आपको ही बलराम बन करके फिर से एक बार उठाना होगा हल, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। फिलहाल हम देने आएंगे मस्तक पर दस्तक आपको कल सुबह 10:15 बजे। नमस्कार। देते रहे मस्तक पर दस्तक।